बच्चों लोग ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। एक दो क्वेश्चन और खत्म कर लेते हैं, फिर मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 ट्राई करना एक बार। क्वेश्चन 36 आपको दिख रहा होगा। आपका नीट का पीवाईक्यू है। ठीक है। आपको ई नोट से दिया हुआ है, आपको एक लूम, आपको के एक लूम पता करना है, आपको के एक लूम पता करना है फास्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन 36 में क्या करोगे, चलो आपको सिंपलीफाई कर देना है। ई नोट इक्वल टू क्या होगा, 0.059/n लॉग के किलो। आपको पता करना है, इसको पता करना है आपको। ई नोट 1.1 है। ठीक। और n कितना होगा, 2 होगा रीजन का। तो 1.1 0.06 आप ले सकते हो, बाई 2 कर लो और लॉग के। ये कितना हो जाएगा, 2.2
डिवाइडेड बाय 0.06, तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 6। 220/6 कितना होगा, 3 बार में 18 में कटेगा 36, ऐसा कुछ आने वाला है लॉग के वैल्यू। तो के का जो वैल्यू होगा 10 नियर अबाउट 10 37 के टर्म में रहेगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको सारा कुछ दिया हुआ था, आपको इनोट दिया हुआ था, बस आपको इक्वेशन सेटअप करके आपको केवलम पता करना है। आपको इक्वेशन सेटअप करके आपको केवलम बस पता करना था। ठीक, ये रहेगा यहाँ तक का। क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व करेंगे 35। 35 का स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 35 को सॉल्व करना जल्दी फास्ट। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया उसको देख लेते हैं एक बार। ये सब क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में सब पूछा हुआ है, जो जो भी जैसे टॉपिक जो कवर किए हैं वो सब आपके नीट एग्जाम में सारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ क्वेश्चन कैसा आपके नीट एग्जाम में आता है। तो आपके पास दिया हुआ है कॉपर +2 से कॉपर का पोटेंशियल दिया हुआ है, एंड कॉपर +2 से कॉपर +1 का पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, +2 से कॉपर का पोटेंशियल कितना दिया, 0.34 वोल्ट दिया हुआ है, और +2 से +1 का कितना दिया, 0.15 वोल्ट दिया हुआ है। तो बोला है इन दोनों को यूज करके आपको इस रिएक्शन का ई नोट पता करना है। तो रिएक्शन मिलेगा कैसे, इसको अगर 1 बोल दे, इसको 2 बोल दे हम,
तो आपको मिलेगा कैसे चीज ये? तो आपको सिंपली क्या करना है, अब क्या करोगे, रेशियो 1 -2 × 2, अगर ये आप काम करते हो रेशियो 1 -2 × रेशियो 2, तो आपको गिवन रेशियो मिल जाएगा, यानी जो रेशियो दिया हुआ है आपको मिल जाएगा। यानी इसका जो ई होगा, ई क्या होगा, N1 E1 -2 × N2 E2 डिवाइडेड बाय N, डिवाइडेड बाय N। ठीक है, तो N1 E1 क्या होगा, N1 क्या होगा आपके पास, N1 में होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 × 0.34। N2 क्या होगा, N2 1 है, तो 2 × 1 × उसका E2 कितना 0.15 वोल्ट था, डिवाइडेड बाई डिस्प्रोपोर्शनलाइजेशन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस एक इलेक्ट्रॉन का गेन है, तो यहाँ पे N क्या होगा, 1 होगा। E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.68 -0.3, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.38 वोल्ट। ऑप्शन क्या होगा, सी। ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो नोट कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे लोग अगले टॉपिक में, इन्हें मूव करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, उसको स्टार्ट करने वाला है, तो इसे जल्दी से नोट कर लेंगे फास्ट बच्चों लोग। आपको जेई और नीट में कैसा क्वेश्चन आता है, वेरिएशन आपको समझ में आ चुका है, इनवर्स इक्वेशन पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। ठीक है, ठीक, चलो। हम्म, तो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बैटरी। ठीक है, बैटरी इज टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक, बैटरी इज टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, क्लियर रहेगा। और बैटरी जो होता है, बैटरी हम यूज करते हैं, डीसी सप्लाई करता है। बैटरी सप्लाई क्या करेगा, चलो डीसी सप्लाई करेगा। और इसमें कोई सॉल्वेज इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक, बैटरी का दो टाइप होता है, एक होता है प्राइमरी बैटरी, एक होता है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी उसको बोलते हैं, इसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, एक बार हम यूज कर लिए खत्म हो गया। जैसे मान लेते हैं कि जो टॉर्च में बैटरी यूज होता है, ठीक, तो ऐसा बहुत आपके वॉल घड़ी में, ठीक है, वॉल के घड़ी में जो घड़ी होता है उसमें जो बैटरी आप यूज करते हो, या रिमोट में जो बैटरी यूज करते हो, वो नॉर्मली क्या होता है, एक बार यूज करके खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी बैटरी, यानी होता है नॉन रिचार्जेबल। और एक होता है सेकेंडरी बैटरी, जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक,
यहाँ तो नोट कर लेंगे, फास्ट नोट हो जाए तो मुझे बताना। यहाँ तो नोट कर चुका हो गया, हम लोग आगे मूव करते हैं। तो आपका यहाँ पे समझाया हुआ है कि जो प्राइमरी बैटरी है, वो एग्जाम्पल क्या क्या पॉसिबल है, ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल। आपका रिचार्जेबल बैटरी का एग्जाम्पल क्या होगा, लिथियम लिथियम आयन, निकल कैडमियम सेल, लेड स्टोरेज बैटरीज, जो आप लोग इन्वर्टर में यूज करते हो। इसे नोट कर लेंगे फास्ट। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लेंगे। अब आगे मूव करते लोग प्राइमरी बैटरी। तो यहाँ पे एक नॉइस इक्वेशन दिया हुआ है। तो नॉइस इक्वेशन बेसिकली जब जब जैसे आपका बैटरी के यूज होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज होगा। तो उस पोटेंशियल को जो पोटेंशियल चेंज कर रहा है उसको लिंक कैसे करेंगे, तो उससे लिंक करेंगे हम लोग नॉइस इक्वेशन से। ठीक। और बोला कि ड्राई सेल में क्या होता है, तो बोला कि ड्राई सेल में आपका जो वोल्टेज नॉर्मली होता है कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। इसमें एनोड बना होता है किसका, एनोड बना होता है जिंक का। और एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, जिंक से जिंक प्लस टू होगा, जिंक से जिंक प्लस टू होता है। ठीक है, यहाँ तो नोट करेंगे, फिर मूव करेंगे ड्राई सेल के कैथोड पे। यहाँ तो नोट कर लो फास्ट।
ठीक है, चलो यहाँ तो नोट कर लिया आप लोग। तो ड्राई सेल का एनोड का रिएक्शन पता आपको चल गया है। मूव करता हूँ हम लोग कैथोड पे, क्या होगा। तो ड्राई सेल का कैथोड बना होता है ग्रेफाइट से, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन होता है MnO2 प्लस NH4 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स MnOOH प्लस अमोनिया गैस इवॉल्व करता है, ठीक है। और अमोनिया गैस जो इवॉल्व करेगा ये फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स विद जिंक प्लस 2 आयन, ये दिया हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है, बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका कैथोड किसका बना हुआ, ग्रेफाइट से बना हुआ है। और कैथोड पे रिएक्शन क्या, रिएक्शन आपको दिया है, समझा दिया गया है, ठीक। और कैथोड पे जो अमोनिया गैस इवॉल्व कर रहा है जिंक प्लस 2 के साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स। इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ड्राई सेल देखो, ड्राई सेल का इन्फॉर्मेशन समझ में आई ऊपर। ड्राई सेल में एनोड बना होता है जिंक से, कैथोड बना होता है ग्रेफाइट से। उसका रिस्पेक्टिव सेल में रिएक्शन क्या हो रहा है आपको बता दिया गया। तो आपसे जब भी कोई पूछेगा ड्राई सेल को एक्सप्लेन करो, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एनोड कैथोड का रिएक्शन बताना है, ठीक है। इतना ही आपसे डिमांड किया जाता है। तो केमिस्ट्री में जब भी बोला गया कि आपको सेल को एक्सप्लेन करना है, तो आपको एनोड किससे बना है, कैथोड किससे बना है, और वहां पे रिएक्शन क्या हो रहा है आपको बता देना है, ठीक। अगला पॉइंट है मरकरी सेल। मरकरी सेल में क्या होता है, आपका वोल्टेज होता है 1.35 वोल्ट का होता है। और ये वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे ड्राई सेल में क्या होता है, ठीक है। जैसे ड्राई सेल में क्या होगा, आपका वोल्टेज क्या होता है, फ्लक्चुएट करेगा समय के साथ, ठीक है। बट मरकरी सेल का वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है आपको समझाएंगे अभी हम, ठीक। अच्छा, मरकरी सेल का यूज कहाँ करते हैं, समटाइम्स को बोलते हैं बटन सेल। तो आप देखना आपका जो हैंड वॉच में जो बटन की तरह यूज होता है ना सेल, वह उसको वो मरकरी सेल बेसिकली होता है, ठीक। लोग तो लो करंट डिवाइसेस जैसे हीरिंग एड, हैंड में जो वॉच पहनते हो उसमें ये सब यूज होता है, ठीक। अब पॉइंट होता है इसमें एनोड बना होता है जिंक अमलगम का, और कैथोड बना होता है HgO का, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, ठीक। ठीक है, तो कैथोड HgO एंड कार्बन, ठीक है। अब ध्यान देना पे, यहाँ पे S इसमें सॉलिड स्टेट है, S मतलब सॉलिड स्टेट है, C मतलब कार्बन होता है, ठीक।
मर्क्यूरिक एसिड का सॉलिड फॉर्म होगा एंड कार्बन होगा, और आपका अल्ट्राइड जो बना होता है, अल्ट्राइड होता है पेस्ट ऑफ KOH and ZNO। ठीक, अब ध्यान ना, जब इसका हम नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो पहले एनोड का ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड का ऑक्सीडेशन जब है तो ध्यान देंगे एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। एनोड पे जिंक अमलगम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसमें जिंक अमलगम जो जिंक है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक ऑक्साइड में। ठीक, और कैथोड पे क्या हो रहा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड खुद को मरकरी में चेंज कर ले रहा है। तो यहाँ तक नोट कर ले। ठीक है, तो हम लोग एनोड कैथोड क्या होता है पहचान लिए, किसका, मरकरी सेल का। और वहां पे जो रिएक्शन इन्वॉल्व है उसको हम लोग देख लिए कि वहां पे रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होगा। जल्दी से फास्ट यहाँ तक नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन जो होगा, तो आपका नेट सोल्यूशन ऐसा बनने वाला है। अब खास बात है ना, आप जो नेट सोल्यूशन लिख रहे हो इसको आप ध्यान से देखोगे, इसमें कोई भी टर्म एक्वस और गैस का नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी गैस नहीं है, कोई भी एक्वस नहीं है। इसका जो क्यू लिखोगे तो क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कोई भी आप सॉलिड और लिक्विड तो लेते नहीं हो, तो सॉलिड क्यू लेगा नहीं तो क्या होगा, क्यू यानी क्या, क्यू क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसका नर्स इक्वेशन सेटअप करोगे तो नर्स इक्वेशन क्या होता है, इक्वल टू क्या होगा, ई नोट माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। अब क्यू का वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या एटम पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एटम पूरा 0 हो जाएगा, और क्यू का वैल्यू क्या होगा, 1। तो उस केस में ई इक्वल टू क्या होगा, ई नोट हमेशा, यानी आपका जो मरकरी सेल है उसका ई और ई नोट सेल हमेशा क्या होगा, सेम होगा, हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यानी समय के साथ रिएक्शन होगा बट आपके सेल का जो पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, किसके लिए, मरकरी सेल के लिए, आपको याद कर लेना है। ठीक, इसे नोट कर लेंगे फास्ट। कभी कभी पूछ देगा मरकरी सेल का आपका जो वोल्टेज है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट क्यों रहता है, तो बोलोगे क्योंकि इस प्रोसेस में जो भी कोई भी आपका नेट सेल रिएक्शन बनता है इसमें कोई भी आयंस या फिर गैस सिस्टम नहीं है। सारा का सारा चीज क्या है, लिक्विड है तो सॉलिड है,
तो अल्टीमेटली समय के साथ इसका वोल्टेज चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे फास्ट बच्चे लोग। ये था रोबोट आपका मरकरी सेल। नेक्स्ट मूव करता हूँ सेकेंडरी बैटरीज में। तो सेकेंडरी बैटरीज को आप दोबारा रीयूज कर सकते हैं, इसको चार्ज कर सकते हो, इन्हें रिचार्ज कर करके इसको आप रीयूज कर सकते हो बार बार। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए जो पढ़ना आपको होता है लीड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। तो उसमें क्या होता है, ये मल्टीपल सेल को सीरीज में जोड़ कर बनाया जाता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो आप लोग घर में यूज करते हो इन्वर्टर में, आप देखना वहाँ पे ढक्कन से रहता है। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारा सेल मिलकर बनता है। तो आपका लेड स्टोरेज बैटरी में एक सेल सप्लाई करता है, दो दो वोल्ट सप्लाई करता है। तो 6 सेल अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इससे मेरा 12 वोल्ट का बैटरी बन जाता है। ठीक है, और अगर 12 सेल कनेक्ट करेंगे एक सीरीज में हम लोग, तो उससे बन जाता है हमारे पास 24 वोल्ट का बैटरी बन जाता है। ठीक, इसमें पे फर्स्ट, तो घर में जो बैटरी यूज होता है इन्वर्टर में, उसमें है ना कि आपका सेल्फ कनेक्टेड होता है। तो घर में नॉर्मली इन्वर्टर में 24 वोल्ट का बैटरी यूज होता है, उसमें 12 सेल कनेक्टेड होगा। तो छोटा बैटरी होता है उसमें हम लोग 6 सेल कनेक्ट करते हैं सीरीज में। जल्दी से फास्ट में चलो नोट करेंगे इसको। जल्दी नोट करना है फास्ट। होपफुली आप यहाँ पे नोट कर चुके होंगे। तो अब इसका सेकेंड बैटरी का हम एनोड का थोड़ा देखते हैं किससे बना होता है। देखो यहाँ पे एनोड जाना ना, एनोड का ऑक्सीडेशन किसका होता है, लेड का होता है। ठीक, तो एनोड बना होता है लेड से। ठीक है, एनोड बना होता है लेड से, और एनोड पे क्या होता है, लेड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड बना होता है किससे, पीबीओ2 से। कैथोड बना होता है पीबीओ2 से। ठीक है, और यहाँ पे पीबीओ2 क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक, ये हो गया कैथोड का रिएक्शन, ये हो गया आपके एनोड का रिएक्शन। ठीक, इसमें जो होता है
जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ H2SO4 35 से 38% वेट वेरी करता है। तो इसमें एनसीईआरटी में 38% लिया हुआ है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है होगा, ये 38% है। ठीक। अब ये दोनों रिएक्शन को जब कंबाइन करोगे तो आपका नेट सेल रिएक्शन कैसा बन जाएगा? नेट सेल रिएक्शन ऐसा बन जाएगा, ये होगा आपका नेट सेल रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन कब का है? जब बैटरी यूज हो रहा है, बैटरी जब डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, एवोप्रेशन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब बैटरी आप यूज कर रहे हो उस केस में ये रिएक्शन चल रहा है आपके पास। ठीक। कभी कभी तो डिस्चार्जिंग का रिएक्शन दिया हुआ है, कभी कभी उसे पूछेगा कि जब बैटरी चार्ज हो रहा है उस टाइम रिएक्शन क्या होगा। तो बहुत सिंपल, क्या काम करना है आपको, जो एनोड है उसको बनाना है कैथोड। ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होगा, ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होगा, एनोड बिकम कैथोड एंड वाइस वर्सा, और रिएक्शन को रिवर्स कर देना। एनोड बन जाएगा कैथोड और रिएक्शन को उल्टा ले देना, रिएक्शन को उल्टा ले देना यहाँ पे, और कैथोड बन जाएगा एनोड, और यहाँ यहाँ रिएक्शन को उल्टा ले देना। और ये जो नीचे नेट रिएक्शन दिया हुआ है इसको भी आप रिवर्स कर दो, इसको वो आप उल्टा लिख दोगे। ये हो जाएगा जब आपका बैटरी चार्ज हो रहा है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसको नोट कर लेंगे फास्ट। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसे नोट करेंगे फास्ट। तो होपफुली आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, मैं आगे मूव करता हूँ। ठीक, चलो, ये आपका सेकेंडरी बैटरी में पहला बैटरी खत्म हुआ, लेड स्टोरेज बैटरी आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। अगला है निकल कैडमियम सेल। ठीक है, तो निकल कैडमियम सेल बहुत सिंपल सा सेल है। आपको याद रखना है कि इसका लॉन्गर लाइफ होता है, एक्सपेंसिव होता है, और ओवरऑल 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 रिएक्शन आपको इतना दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो आपको नोट कर लेना है। तो ये हो गया ऑल अबाउट निकल कैडमियम सेल। अब देखोगे तो इसमें कैडमियम कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और निकल यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक, इसे फास्ट नोट करोगे, इसे फास्ट नोट करेंगे।
ठीक है, ये हुआ ऑल व्हाट निकल कैडमियम सेल। नेक्स्ट फोकस करते हैं लोग फ्यूल सेल पे। तो फ्यूल सेल है ना, फ्यूल सेल में क्या होता है कि हाईली एफिशिएंट होता है, पॉल्यूशन फ्री होगा। इसमें जो फ्यूल हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन या मीथेन या तो मिथेनॉल या अदर हाइड्रोकार्बन यूज कर सकते हैं। तो हम लोग हाइड्रोजन वाला जो फ्यूल सेल होगा उसको बताएंगे आपको। तो इसमें नोट पे क्या होता है, हाइड्रोजन जब हम लेंगे फ्यूल के फॉर्म में, तो हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, और कैथोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीजन क्या होता है रिड्यूस होता है। नेट सेल कंबाइन करो तो नेट सेलेक्शन में क्या होता है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब देखोगे आपको एनर्जी मिल रहा है विदाउट एनी पॉल्यूशन, विदाउट एनी पॉल्यूशन। ठीक, इसको नोट करेंगे फास्ट, चलिए फास्ट इसको नोट करेंगे। ठीक है, ना इसमें एक नोट कर लेना। एक होता है थर्मोडायनेमिक इफिशिएंसी ऑफ सेल, तो बेसिकली होता है डेल्टा जी बाई डेल्टा एच का रेशियो। इसको आप नोट कर लेंगे फास्ट, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता आपके एग्जाम में, कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। इसके साथ हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ बैटरी का जो टॉपिक है खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कोरोजन। तो अगला टॉपिक है हमारा कोरोजन रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको, तो यहाँ तक ओवर हो चुका है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग कोरोजन टॉपिक पे। तो ये नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, तो इतना नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके इस वीडियो में, जो वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब में, उसमें मैं लिंक में डालने बोल दूंगा। श्रुति आपको बस इस इफिशिएंसी निकालना नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इसमें ज्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है। जैसे सेल का इफिशिएंसी पे अगर बोला जाएगा तो ये टर्म आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो टर्म को भी बस अभी आपके लिए याद कर लो इस चीज को, क्यों मैं बोल रहा हूँ ध्यान देना। आपका डाउट है कि एक एक टर्म क्या होता है, तो इस समय ज्यादा आपको डीप में नहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस ये टर्म आप याद कर लो, बस इतना ही डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्मूला कैसे पूछा जाता है। ध्यान देंगे, नीट का पीवाईक्यू है, ठीक है। आई थिंक नीट का पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट है जे में कहीं ना कहीं। तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 69 देखो। द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज गिवन बाय, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस आंसर क्या होगा जी, डेल्टा जी बाय डेल्टा एच का रेशियो। तो आपको
आपको बस एक फॉर्मूला पूछा जाएगा, या तो उसको बस निकालने की क्या करना, डेल्टा जी डेल्टा एच लगा देना है। इसका मतलब बेसिकली है कि इफ कितना आपका फ्यूल सेल इफिशिएंट है, यानी सिंपली बोल सकते हो कितना आप एनर्जी दिए हो, कितना एनर्जी उससे आउटपुट निकल रहा है, कितना एनर्जी उसका आउटपुट के फॉर्म में निकल रहा है। इससे सिंपल वर्ड्स में अगर बात करेंगे तो चेक श्रुति, आई थिंक इतना क्लियर रहेगा आपको। पहला चीज आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। सेकंड चीज, इसको सिंपल आप लिंक करना चाहते हो, सिंपली सोचोगे इसको एफिशिएंसी से आप कितना एनर्जी इनपुट हो रहा है, यानी रिएक्शन से कितना एनर्जी निकल रहा है, और उस रिएक्शन का जो एनर्जी निकल रहा है उसका कितने पार्ट को हम पोटेंशियल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, यानी वोल्टेज में कितना पार्ट कन्वर्ट हो पा रहा है। इसको आप सिंपली सोच सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछा होता नीट का पीवाईक्यू में, पास से पेपर्स में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट मूव करें कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन आप लोग टेंथ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो कोरोजन में क्या करेंगे ना, आपको इतना नोट करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको समझा देना जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो कोरोजन इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। ठीक, इसमें क्या तो मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, तो मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। अच्छा, कोरोजन ऑफ आयरन को बोला गया रस्टिंग, कोरोजन ऑफ आयरन को बोला गया है रस्टिंग। ठीक है, इसमें होता क्या है कि अगर हम रस्टिंग को देखें तो रस्टिंग में क्या होता है कि आपका जो मेटल सरफेस है उसमें एक पॉइंट बिहेव करता है एनोड की तरह, तो वन स्पॉट बिहेव करता है एज ए एनोड की तरह। वहां पे क्या होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, आयरन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है। वहां पे आयरन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा। ठीक, अब ध्यान देंगे। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो वहां पे। अगला पॉइंट क्या होता है कि आयरन के ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है आपके पास, जो इलेक्ट्रॉन निकल दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, वो आपके सरफेस से मूव करता है और दूसरे पॉइंट पे मूव करता है, अदर स्पॉट पे जाएगा, और वहां पे क्या होता है, वहां पे मेटल सरफेस पे ऑक्सीजन गैस को रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन गैस को रिड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ आयंस। अब जो आयन से कहां से आता होगा, तो विच इज बिलीव टू बी अवेलेबल फ्रॉम कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड कैसे बनेगा सिस्टम में, आपके एटमोस्फेयर में CO2 गैस है, तो CO2 गैस जो है पानी में डिजोल्व करके आपका आयन प्रोड्यूस करेगा तो कार्बोनिक एसिड, यानी ये इसका सोर्स है या है कार्बोनिक एसिड से। ठीक, तो मेटल का दूसरा पॉइंट पे O2 रिड्यूस हो रहा है, ये हो गया O2 रिड्यूस हो रहा है। ठीक, क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, तो एक पॉइंट पे आयरन का ऑक्सीडेशन, एक पॉइंट पे O2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, अब आयरन प्लस 2 जो फॉर्म किया था वो मूव करता है टू वाटर ऑन द सरफेस। अगर पानी में अगर आपका सरफेस पे वाटर सलाइन होगा, सलाइन वाटर मौजूद होगा, सलाइन मतलब जिसमें आयंस होगा, तो ये और इसको हेल्प करेगा मूवमेंट में। ठीक, और इससे कोरिलेशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो जिस जहां पे एटमोस्फेयर में आयन ज्यादा होगा वहां पर रस्टिंग क्या होता है, फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रस्टिंग को देखोगे, बी जैसे पूरी बीच हो गया आपका, पारादीप बीच हो गया, अब ध्यान ना वहां पर रस्टिंग फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा, क्योंकि वहां पे आपके एटमोस्फेयर में क्या सॉल्ट मौजूद होता है, तो सॉल्ट मौजूद जो हो तो मौजूद होगा, तो वहां पे क्या होगा, वहां रस्टिंग क्या होता है, ज्यादा फास्ट होता है। ठीक, यहाँ पे नेट सेल क्या होता है, तो नेट सेल रिएक्शन करके आपको समझाया हुआ है कि आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ और O2 रिलीज हुआ, और फर्दर जो Rn+2 है वो फर्दर एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज से ऑक्सीडाइज होके बन जाता है Fe2O3 बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो H+ प्रोड्यूस हो रहा है वो फर्दर क्या होता है, रस्टिंग को फास्ट करता है, फर्दर रस्टिंग को क्या करता है, फास्ट करता है।
ठीक है, फिर यहाँ समझाया हुआ है कि वेरी प्योर आयरन डज नॉट रस्ट क्विकली। अगर आयरन बहुत प्योर होगा जिसमें, तो उसको रस्टिंग में क्या होता है, वो स्लोली पार्टिसिपेट करेगा, फास्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक। हम्म। अब रस्टिंग का प्रिवेंशन क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे। पेंट रस्टिंग करने के लिए क्या है, बेसिकली रस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मेटल होगा, मॉइस्चर होगा, एयर होगा। ठीक है, रस्टिंग के लिए तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होगा, मेटल, एयर होना चाहिए एंड मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, मेटल, एयर एंड मॉइस्चर। ठीक, मेटल, एयर एंड मॉइस्चर इंपॉर्टेंट होना चाहिए रस्टिंग करने के लिए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, मेटल, एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक भी पॉइंट हम कट कर दें इन सब में से, तो रस्टिंग नहीं होगा। तो अगर हम मेटल को पेंट कर दें, उसका एयर से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, ये सब एक फिनोमेना, इन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल का जो है, मेटल का जो क्वांटिटी है एयर से मॉइस्चर से हम कट कर सकते हैं, इससे रस्टिंग क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक, एक होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है मेटल का सरफेस के ऊपर में जिंक का लेयर बना, जिंक का कोटिंग। तो मेटल के सरफेस के ऊपर जिंक का जो कोटिंग बिल्ड कर देंगे, तो जिंक का कोटिंग मेटल को ब्लॉक करेगा, यानी आयरन को ब्लॉक करेगा। ठीक है, किससे, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट से ब्लॉक करेगा। अगर जिंक का कोटिंग ब्रेक भी करता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिंक और आयरन में ज्यादा एक्टिव कौन होता है, जिंक होता है। तो इंस्टेड ऑफ आयरन, यानी आयरन के बदले क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, अच्छा इसको बोला गया है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। जिंक का जो कोटिंग होता है इसको बोला गया गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या होता है, रस्टिंग दो तरीके से स्टॉप होता है। पहला तो होता है कि जिंक का लेयर आपके आयरन के लेयर को ब्लॉक करेगा एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट बनने से। और अगर इनकेस अगर आपका जो है लेयर ब्रेक करता है जिंक का, तो उस केस में भी क्या होगा, जिंक और आयरन में जिंक का ऑक्सीडेशन पहले होगा। क्यों, क्योंकि जिंक जो है मोर एक्टिव देन आयरन है, तो जिंक यहाँ पे काम करेगा एज ए सेक्रीफाइसिंग मेटल। जिंक खुद को सेक्रीफाइस करेगा और आयरन को बचाएगा। ठीक, कभी कभी हम लोग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास, अब देखोगे जितना भी ऑयल है या पानी का जो पाइपलाइन है, वो हम लोग अपने ग्राउंड में डीप करके डालते हैं। ठीक है, तो नीचे यहाँ देखो जैसे आयरन का एक पाइपलाइन डाला हुआ है। अब ये पाइपलाइन कहीं से टूट गया तो दिक्कत है, यानी रस्टिंग होकर ब्रेक करेगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको फिर से उसको फिर से गड्ढे खोदना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कहाँ पे डैमेज हुआ है। सो टाइम टेकिंग होता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि आयरन का पाइपलाइन में रस्टिंग ना हो, या रस्टिंग बहुत स्लो हो, ताकि हम लोग लॉन्गर टाइम तक इसको यूज कर सके। तो वो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, जितना भी बहुत डीप में जो गड्ढे खोद करके हम लोग पाइप डालते हैं, उसमें मैग्नीशियम का ब्रिक यूज करते हैं। तो मैग्नीशियम का जो ब्रिक होता है, इसको यूज करते हैं और इसको आयरन के पाइपलाइन से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो जगह जगह पे हम लोग एमजी का ब्रिक डालते हैं, मैग्नीशियम का ब्रिक डालते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं आयरन के पाइपलाइन से। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि एमजी ज्यादा एक्टिव मेटल है, तो जैसे ही आयरन का रस्टिंग स्टार्ट होगा, यानी एपी से ही +2 जाना चाहे, उस सेम टाइम में एमजी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके इस आयरन +2 को देकर वापस रिवर्ट कर देगा। यानी एमजी क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके आयरन को रिवर्ट कर दे रहा है, तो रस्टिंग को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। ठीक, इसी एमजी को यूज करते हम लोग बड़े बड़े समुद्र के जो जहाज होता है ना, शिप्स होता है, उसमें यूज करते हैं। तो शिप में भी क्या होता है, शिप का पूरा बॉडी बना होता है आयरन से। इसमें भी क्या होता है, और आपका जो आपका सी है, यानी समुद्र है, उसमें बहुत सारा सॉल्टी वाटर होता है, सॉल्ट होता है, तो वहाँ रस्टिंग बहुत फास्ट होता है। तो वहाँ पर रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए फाइनली हम लोग क्या करते हैं, सारा मैथ अप्लाई करने के बाद फाइनली इसमें मैग्नीशियम का ब्रिक, एमजी का ब्रिक्स भी यूज करता है, और उसको कनेक्ट करते हैं आपके शिप के अलग अलग पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में। तो जैसे ही शिप में अगर रस्टिंग अगर स्टार्ट होता भी है, तो उसको एमजी ब्रिक क्या करेगा, मैग्नीशियम ब्रिक उसको रस्टिंग को स्टार्ट होने देगा नहीं।
बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नीशियम ब्रिक काम करता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो ये था बच्चों लोग, कोरोजन टॉपिक वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलते हैं कुछ क्वेश्चन में। तो पहले नीट का पेपर के देख लेते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा पूछा गया था आपके लिए। ठीक, क्या देखो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा जी? Zinc can be coated on the iron to produce galvanized iron, but the reverse is not possible. क्यों? तो जिंक के ऊपर हम आयरन नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हाँ सही है, इसका आंसर डी होगा। तो जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देन आयरन। तो जिंक आयरन को तो बचा सकता है, बट आयरन जिंक को नहीं बचा पाएगा। क्लियर रहेगा? अगला पॉइंट है, द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ द शिप मेड ऑफ द आयरन इज। तो इसको क्या करेंगे? एमजी के ब्लॉक से, मैग्नीशियम ब्लॉक। ठीक, सही है। क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट आयरन अगेंस्ट कोरोजन द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल पैडिंग इज और। तो आयरन को बचाने के लिए सबसे ज्यादा ड्यूरेबल मेटल पैडिंग किसका होता है? किसका होता है? जिंक का होता है। इसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट नीट का पीवाईक्यू। चलता हूँ जेमेन का पीवाईक्यू पे। यहाँ पे बोला है 143, द रेशनल कैथोड इन द सेल कॉमनली यूज इन द क्लॉक इन्वॉल्व। तो क्लॉक में कौन सा हम लोग यूज करते हैं? ड्राई सेल यूज करते हैं। तो ड्राई सेल में ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ चेंज होता है, जल्दी बताएंगे फास्ट। 143 आंसर होगा। सही है, ये होगा। MnO2 रिड्यूस होता है MnOOH में, तो +4 से +3 में जाता है। फ्यूल सेल यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल। इसमें फ्यूल सेल आप पढ़ लेना, उसमें सारा पॉइंट्स को देख लेना, एक बार उसको टिक कर लेना। ठीक है, 145 इसको भी एक बार चेक कर लेंगे, एनसीईआरटी बुक से दिया हुआ है, इसको एक बार चेक कर लेना। और रस्टिंग ऑफ आयरन का भी पॉइंट्स एक बार डिस्कस करके चेक कर लेंगे आप वहां पे। यहाँ जो दिया लेड्स और बैटरी पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट भी आपको थोड़ा थॉरली चेक करना पड़ेगा, तो ही बता पाओगे। तो ये सारा चीज है ना, जेएमएन का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा डीप में घुसना पड़ेगा चीजों में। तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसा कैसा आपके पास आएगा। ठीक, सिमिलरली देखना, क्वेश्चन नंबर जो 142 था उसमें भी क्या था कि हर टाइप का सेल दिया हुआ है, उसे कुछ पॉइंट दिया होता है, इसमें मैं तो कॉलम को मैच करना था। तो इस तरह से जेएमएन का क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक पे। तो ये आपका टॉपिक पे क्वेश्चन है, आप इसे कर लेना अपने अपने हिसाब से। ठीक है, तो बच लो, ये था आज क्लास मेरे साइड से। आपको कहीं डाउट है तो बता सकते हो। और आपसे क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक भी दे देना आप लोग। तो ऑलमोस्ट हम लोग के बच्चे का सारा टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं। एक टॉपिक एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर टाइम मिलेगा तो उसे कवर करेंगे हम लोग। ये टॉपिक रहेगा कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, जो जेई में नीट में तो नहीं आता, बट ये एडवांस में आता है, तो टाइम मिलेगा तो उसे कवर करेंगे। और एक टॉपिक है आपका
प्रोडक्ट ऑफ यूटिलाइसिस उसको कवर करना है। बाकी टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं इस चैप्टर का। तो आपके इस मंथ का जो टेस्ट का सिलेबस रहेगा ना, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा आएगा, इसको आप ढंग से पढ़ लेना। बच्चों लोग, मेरे इनसे मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। तो आप लोग को ट्राई करो दोनों सेशन को ज्वाइन करने का। आप लोग सेकेंड सेशन में बहुत लोग मिस कर जाते हो, इससे क्या होगा, दिक्कत हो रहा है। ठीक, वो चलो मैं एंड कर रहा हूँ सेशन को मेरे एंड से।